2023 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंचती है, तो इस यात्रा में हरियाणवी पहनावे में एक 22 वर्षीय लड़की भी शामिल हुई थी। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर के आगे चल रही ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता जो कि हरियाणा में रह करके काम करती थी और इनका नाम था हिमानी नरवाल। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में हिमानी की फोटो के वायरल होते ही हिमानी केवल रोहतक तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो गई थी और अब उन्हें पूरे देश के कांग्रेसी नेता बहुत अच्छे से जानते थे। हरियाणा से लेकर के केरल तक के जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन सभी को हिमानी नरवाल के बारे में अब मालूम हो गया था। आपको बताते चले कि हिमानी नरवाल हरियाणा में कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता थी जो कि पार्टी के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। 1 मार्च की सुबह हरियाणा के सापला बस स्टैंड के पास में एक सूटकेस मिलता है और जब यह सूटकेस खुलता है तो इसके खुलते ही पूरा हरियाणा हिल जाता है। तो क्या था इस सूटकेस में और ऐसा क्या हुआ कि सूटकेस के खिलते ही कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा हरियाणा हिल गया। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की क्राइम स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ साल पहले हिमानी नरवाल के बड़े भाई की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद उनके पिता ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि हिमानी नरवाल के जो पिता थे वो बीएसएफ में नौकरी करते थे, जिसके बाद हिमानी की मां को उनकी जगह पर नौकरी मिल गई थी और इसी वजह से उनकी मां अपने छोटे बेटे के साथ दिल्ली कैंप में रहती थी। वहीं हिमानी अपनी पढ़ाई लिखाई के चलते रोहतक में अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहती थी। उन्होंने वैसे इंटर कॉलेज से लॉ और एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। इसके साथ साथ हिमानी एक डिजिटल क्रिएटर थी जिनके सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स थे। हिमानी ने 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने लगातार पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया था। इसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको अच्छी तरीके से पहचानते थे और पार्टी के सभी कार्यक्रमों में हिमानी बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा पहुंची थी तो उस वक्त हिमानी ने हरियाणवी पहनावे में इस यात्रा में भाग लिया था और इसके बाद वे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे चल रही थी और उनकी यह फोटो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद हिमानी केवल हरियाणा तक ही नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर दूसरे राज्यों तक फेमस हो गई थी और कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। इन 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य करने की वजह से उनको पार्टी में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल रहा था। चूंकि हिमानी रोहतक के अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहती थी इसलिए उनकी माँ को उनकी हमेशा चिंता होती रहती थी और यही कारण है कि उनकी माँ दिल्ली से लगातार उनसे फ़ोन करके पूछती रहती थी कि तुम कहाँ जा रही हो, आज तुम्हारा क्या कार्यक्रम है। और ऐसी बातचीत उनकी 27 फरवरी को हुई थी और 27 फरवरी को हिमानी ने अपनी माँ को यह बताया था कि 28 फरवरी को एक कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में उसे शामिल होना है और इसलिए वह उसकी जोर शोर से तैयारी कर रही है। और यह 27 फरवरी को आखिरी कॉल थी जब हिमानी ने अपनी माता से बात किया था और उसके बाद उसकी माँ ने जब 28 फरवरी को उसको फ़ोन मिलाया तो हिमानी का फ़ोन नहीं लगा था और वह स्विच ऑफ आ रहा था। 28 फरवरी को जब माँ की बात हिमानी से नहीं होती है तो हिमानी की माँ को ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता है कि उससे बात मेरी आज क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हिमानी का जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत ही बड़ा था और वह कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी जो कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी और इसी वजह से उनकी माँ ने यह सोचा कि हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी होगी, इस वजह से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, हो सकता है वो किसी मीटिंग में फंसी हो। लेकिन 1 मार्च की सुबह रोहतक की सापला बस स्टैंड की दीवार के पास एक सूटकेस मिलता है। राहगीर जब इस सूटकेस को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यह सूटकेस कुछ अनयूजुअल लग रहा है क्योंकि सूटकेस दूर से देखने में बिल्कुल नया लग रहा था और इसके बाद राहगीर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है, साथ ही वो अपने साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम को भी लेकर के आती है और इसके बाद जब पुलिस सूटकेस को खोलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस सूटकेस के अंदर एक 22 वर्षीय लड़की का शव था। वह सो सफेद रंग के सूट में था और उसके गले में काले रंग की चुनरी फंसी हुई थी, साथ ही नाक से खून भी आ रहा था। इसके बाद पुलिस वाले क्राइम सीन से बॉडी को रिकवर करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, लेकिन शाम तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि यह बॉडी किसकी है। शाम होते होते कांग्रेस के बड़े नेता इस डेड बॉडी की शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि यह कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बॉडी है और जैसे ही लोगों को यह पता चलता है कि यह डेड बॉडी हिमानी नरवाल की है, पूरे हरियाणा में भूचाल आ जाता है क्योंकि हिमानी नरवाल के बारे में हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता था
और जब से उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बाद उनका जो कद था कांग्रेस पार्टी में वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका था। और जैसे ही ये सबको पता चलता है, पूरी कांग्रेस पार्टी सकते में आ जाती है कि कैसे उनकी एक महिला कार्यकर्ता के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया और किसने इस क्राइम को अंजाम दिया है। पुलिस वाले तुरंत हिमानी की मां को दिल्ली में इन्फॉर्म करते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी बेटी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। हिमानी की मां दिल्ली से तुरंत रोहतक पहुंचती हैं और इसके बाद उनकी बेटी का पोस्टमार्टम होता है। उधर दूसरी ओर पुलिस वाले लगातार इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुटे हुए थे, लेकिन उनको क्राइम सीन से कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि हिमानी का जो मोबाइल है वो भी लापता था। ये भी नहीं पता चल रहा था कि हिमानी ने लास्ट कॉल किसको की है। साथ ही सूटकेस को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल नया है, शायद ये बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ही खरीदा गया था। जब पुलिस वालों ने हिमानी की मां से बात किया और उनसे पूछा कि क्या उनको किसी के ऊपर शक है, तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग थे जो मेरी बेटी की सफलता से जलते थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद उनकी बेटी आगे चल करके उनके कैरियर को एक बड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो पुलिस ने यही पाया कि ये जो पूरा मैटर है वो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि किसी पर्सनल रीजन को लेकर के किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने सक्रिय कार्यकर्ता के हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार से एसआईटी के गठन करने की मांग करते हैं और सरकार इसके लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद पुलिस अपनी टीम बना करके हिमानी नरवाल के हत्यारों को ढूंढने में जुट जाती है। पुलिस को क्राइम सीन से ना तो हिमानी का मोबाइल मिला था, ना ही दूसरे एविडेंस मिले थे जिसके बल पर पुलिस हिमानी के हत्यारों को ढूंढ पाती है। पुलिस के सामने यह पूरा केस एक ब्लाइंड केस था, जहां पर उसके पास एक सूटकेस था और उसमें मिली थी हिमानी की डेड बॉडी। अब पुलिस हिमानी के हत्यारों को पकड़ने के लिए प्लान बनाती है और उनका प्लान यह रहता है कि वो 2 रास्तों में लगे हुए जितने भी सीसीटीवी के कैमरे हैं उनको चेक करेंगी। पहला रास्ता था जो हिमानी के घर यानी कि विजयनगर में जो उसका पुश्तैनी मकान था, वहां से लेकर के सापला बस स्टैंड तक आता था। और दूसरा रास्ता था नेशनल हाईवे 9 के आसपास का 25 किलोमीटर का रास्ता। पुलिस इन दोनों रास्तों में लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे थी उनको खंगालना शुरू करती है। पुलिस ने पहले से ही एसआईटी का गठन कर रखा था और उनके पास बड़ी संख्या में मैन पावर थी और इसके बाद यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे इनको देखना पुलिस शुरू करती है। तो पुलिस को हिमानी के घर से सापला बस स्टेशन तक के रास्ते पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं और इनमें से एक व्यक्ति वैसा ही काले रंग का सूटकेस लेकर के जा रहा था जिस प्रकार के सूटकेस में हिमानी की डेड बॉडी मिली थी। और इसके बाद पुलिस इन दोनों ही व्यक्तियों को शक के आधार पर पकड़ने की तैयारी शुरू करती है और इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन उर्फ ढिल्लो था उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के पास सचिन के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस केवल शक के आधार पर ही सचिन से पूछताछ कर रही थी। शुरू में तो सचिन पुलिस को गुमराह करता है और कहता है कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह हिमानी को तो जानता ही नहीं है। हिमानी तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नेता थी, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन जब पुलिस वाले उसको वह सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं जिसमें वह एक ब्लैक कलर का सूटकेस लेकर के जा रहा होता है, तो इसके बाद वह पुलिस को बेवकूफ़ नहीं बना पाता है और इसके बाद वह उस राज से पर्दा उठाता है जिसको सुनने के बाद सभी लोग दंग रह जाते हैं। सचिन पुलिस को बताता है कि वह झज्जर हरियाणा का रहने वाला है और कनौदा गांव में उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, जहां पर वह मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ मोबाइल की एसेसरीज को भी बेचता है। उसके परिवार में पत्नी के साथ 2 बच्चे भी हैं और उसकी लव मैरिज हुई थी 12 साल पहले। सचिन पुलिस को आगे यह बताता है कि करीब 2 साल पहले उसकी सोशल मीडिया के थ्रू हिमानी से मुलाकात हुई थी। शुरुआत में तो हमारे बीच में ऑनलाइन चैट्स होती थी और इसके बाद हमारी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और इसके बाद मेरा हिमानी के घर आना जाना शुरू हो गया। चूँकि हिमानी विजयनगर में अकेले अपने पुश्तैनी घर में रहती थी, इसलिए जब भी मैं उसके घर में जाता था तो वहाँ पर मुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। सचिन ने कहा, मैं जब भी हिमानी के घर जाता था उसके घर में रात भर रुकता था और इसी बीच में हमारे बीच में अवैध संबंध भी बनते थे। एक रोज़ हिमानी ने ऐसा ही करते समय मेरा वीडियो बना लिया था और इसके बाद हिमानी मेरा वीडियो बनाने के बाद में मुझको लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और पैसों की डिमांड कर रही थी। हिमानी मुझसे यह कहती रहती थी कि यदि उसने मेरी पैसों की डिमांड को पूरा नहीं किया तो कि वह उसके वीडियो को पब्लिक कर देगी और उसके ऊपर रेप का केस भी लगा देगी। और इसी वजह से मैं डरता रहता था और अब तक मैं हिमानी को 3 लाख से ज़्यादा रुपए दे चुका था। लेकिन हिमानी लगातार मुझसे पैसों की डिमांड कर रही थी और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गया था। 27 फरवरी की रात को 9 बजे मैं हिमानी के घर पहुंचा था और उसके बाद उस रात मैं उसके घर में ही रुका था और 28 फरवरी को हमारे बीच में पैसों के लेन देन को लेकर के एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं हिमानी से यह कहता हूं कि मैं उसको अब पैसे आगे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिमानी लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी और इसकी वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है।
झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं हिमानी के हाथ को ब्लैक कलर की चुन्नी से बांध देता हूँ और उसके बाद पास में पड़े हुए मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला जब तक दबाता हूँ जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। सचिन ने पुलिस को आगे यह बताया कि मेरा कोई इरादा हिमानी को मारने का नहीं था, लेकिन गुस्से में इतना बड़ा कांड हो गया था और अब हिमानी मर चुकी थी और इसके बाद मैंने यह ठाना कि अब कैसे हिमानी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। मैंने सबसे पहले हिमानी की अंगूठियां, पर्स, लैपटॉप और जितना भी उसके पास सामान था उसको एक बैग में रखा और उसकी स्कूटी लेकर के अपने गांव वापस आ गया और इसके बाद मैं रात में 10 बजे अपने घर से उसकी स्कूटी पर एक बार फिर से हिमानी के घर पहुंचता हूं और उसकी डेड बॉडी को उसके घर में रखे हुए एक ब्लैक कलर के सूटकेस में पैक करता हूं और उसके बाद उसको ले करके गांव के बाहर आ जाता हूं। इसके बाद मैं सबसे पहले टेम्पो और फिर बस के द्वारा सापला बस स्टेशन पहुंचता हूं और वहां पर मौका पा करके मैंने सूटकेस को वहीं पर फेंक दिया। सुबह 1 मार्च 11 बजे के आसपास जब राहगीर वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने इस सूटकेस को वहां पर देखा तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब जाकर के हिमानी के मर्डर की कहानी सबके सामने आ गई। तो इस तरीके से हरियाणा की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व कर दिया। जहां पर शुरुआत में यह केस राजनीति से प्रेरित लग रहा था, वहीं जब इसका खुलासा हुआ तो यह पता चला कि यह एक पर्सनल रीजन में किया गया मर्डर था। हिमानी मर्डर केस की पूरी कहानी की सुनने के बाद हमें एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस केस में जो सबसे बड़ी गलती थी वो हिमानी की थी। हिमानी ने पहले तो दोस्ती किया और उसके बाद में अपना ही वीडियो बना लिया और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। वह लगातार ब्लैकमेल करके पैसों की उगाही कर रही थी, जिसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। यदि हिमानी सचिन को ब्लैकमेल न करती तो हो सकता है वो आज जिंदा होती। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी रिलेशन में यदि आप रहते हैं तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी पक्ष की तरफ से बेईमानी की जाती है तो उसके अंजाम कहीं ना कहीं इसी प्रकार के सामने आते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।